हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे अभी दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है। जैसे कि आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की वैकेंसीज निकाली हैं एंड डीएफसीसीआईएल ने एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी की वैकेंसीज निकाली हैं। वैकेंसीज बहुत सारी निकली हुई है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए निकली हुई है, लेकिन यहाँ जो हमारा जो मेन फोकस है वो है ग्रेजुएशन के बेसिस पे कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इसके साथ ही हम जानेंगे कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम दो नाव पे सवार हो जाते हैं और जब भी लोग दो नाव पे सवार होते हैं तो डूबना निश्चित होता है। इसलिए आपको हमेशा एक एग्जाम पे फोकस करके अपनी प्रिपरेशन करनी होगी और ये एग्जाम ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर आप सक्सेस हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कारण अगर आप सक्सेस नहीं कर पाए तो भी जो आपने पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिस की है, उसका फायदा आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में मिले। इसलिए आज सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे और फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोस्तों, डीएफसीसीआईएल में ओपी एंड बीडी में एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल वैकेंसीज लगभग 450 के आसपास है। एंड वहीं जो आरआरबी पीओ है, यहाँ जो वैकेंसीज निकली हैं ऑफिस असिस्टेंट एंड आरआरबी पीओ के लिए, ये जो वैकेंसीज है ये स्टेट वाइज निकलती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। अगर आप जैसे यूपी या बिहार से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ वैकेंसीज ज्यादा है। तो ऑल ओवर इंडिया अगर वैकेंसी यहाँ देखे तो ऑल ओवर इंडिया तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ कंपटीशन अगर देखा जाए तो कम होना चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ पे पता नहीं है कि कितने लोग अप्लाई करेंगे। आरआरबी का तो पता रहता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन डीएफसीसीएल में कितने लोग अप्लाई करेंगे इसके बारे में कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सा एग्जाम टफ रहेगा, कौन सा एग्जाम इजी रहेगा। ऑलरेडी मैंने सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग ये जो मेरी चैनल है इसमें वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट रहेगी वहां आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 40,000 टू 45,000 के आसपास रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी यहाँ मिलते हैं। एंड यही अगर आरआरबी पीओ के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको ज्वाइनिंग के साथ जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो 50,000 रहेगी। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। दोस्तों, अगर डीएफसीसीएल के वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इस जॉब में भी आपको स्ट्रेस रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है। लेकिन वहीं अगर आरआरबी पीओ की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेस तो आपका रहेगा ही, इसके अलावा पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है। एंड डीएफसीसीएल की जो जॉब रहेगी एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी की, ये कंप्लीटली आपकी डेस्क जॉब रहेगी। मतलब यहाँ पे आपको कोई फील्ड में जाके कुछ वर्क नहीं करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहीं अगर बात करें आरआरबी पीओ की तो ये डेस्क जॉब एज वेल एज फील्ड जॉब की कॉम्बिनेशन होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोन वगैरह देते हो या फिर जो और लोन देने के लिए भी आपको फील्ड में जाना पड़ता है। मतलब लोगों से मिलना पड़ता है कि कौन लोन ले रहा है, उसके बारे में डिटेल्स पता करनी होती है। उसके बाद जब उस लोन की रिकवरी होती है उस समय भी आपको जाना होगा एज प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप आरआरबी में हो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको फील्ड वर्क बहुत करना होता है। तो यहाँ पे फील्ड वर्क बहुत रहेगा एंड पब्लिक डीलिंग भी बहुत रहेगी आरआरबी पीओ में। लेकिन ये होता है कि जो डीएफसीसीएल की जॉब रहेगी यहाँ पे शिफ्ट में जॉब होगी। मतलब 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट रहेगी, हो सकता है आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़े। तो कुछ लोगों को ये पसंद आता है कि 8 आवर्स की शिफ्ट रहेगी और नाइट में कर लो तो डे में आराम मिल जाएगा, छुट्टी रहेगा। कुछ लोगों को कुछ लोग नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए आरआरबी पीओ की जॉब बेस्ट है। दोस्तों, अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मतलब जो आपका ऑफिस रहता है वो कैसा रहता है, तो अभी डीएफसीसीएल के नए नए स्टेशन बन रहे हैं, नए नए ऑफिस बन रहे हैं, फील्ड यूनिट्स बन रही है। तो यहाँ का जो ऑफिस रहता है ये काफी शानदार ऑफिस है और फुल्ली सेंट्रलाइज्ड रहता है। तो इसमें कभी आपको मतलब फुल्ली सेंट्रलाइज्ड एसी आता है। एंड अगर जैसे जो केबिन होता है या जो ऑफिस होता है एग्जीक्यूटिव स्टेशन मास्टर का, मतलब एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी में जब सिलेक्ट होते हो तो वहां जो आपको ऑफिस मिलेगी वो मतलब बहुत ही अच्छी ऑफिस रहती है। लेकिन वहीं अगर कंपेयर किया जाए आरआरबी पीओ से, मतलब आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के जो ब्रांचेस रहते हैं उससे, तो ये इसकी जो लोकेशन होती है ये एकदम रूरल एरियाज में होती है। तो वहां तो मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज रहती है बस वही अवेलेबल रहती है। और डीएफसीसीएल में ये रहता है कि जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो जाए तो आपको रहने के लिए कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब कि कहाँ रहना है
और ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ क्वार्टर्स अवेलेबल रहते हैं, DFCCL के क्वार्टर्स हैं, उसमें आपको इजिली मिल जाएगा, आप वहाँ रह सकते हो। लेकिन RRB में जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रूम वगैरह ढूंढने में। अगर आप विलेज में आपकी पोस्टिंग होती है, किसी रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है, तो फिर अगेन वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है घर ढूंढने में, रहने में। अगर दोनों ही जॉब्स में पोस्टिंग एंड प्रमोशंस की बात की जाए तो DFCCL में जैसा कि आपको पता है कि अभी ईस्ट कॉरिडोर एंड वेस्ट कॉरिडोर पे ही काम चल रहा है, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी यहाँ पे जो स्टेशंस बन रहे हैं ईस्ट कॉरिडोर एंड वेस्ट कॉरिडोर वहीं पे होगी। और इसके बाद हो सकता है कि आपकी जो होम लोकेशन हो वहाँ के जो नियरेस्ट जो स्टेशन होगा या कोई फील्ड यूनिट होगी तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन कुछ फिक्स नहीं रहेगा कि आप कितने ड्यूरेशन तक रुकोगे। और वहीं अगर RRB PO की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है, स्टेट के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ वगैरह निकलता है। तो इसलिए जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप पर्टिकुलर स्टेट में, उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप अपना होम स्टेट, जिस स्टेट में आपका घर है, अगर उसी स्टेट में आपने अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप हमेशा अपने होम स्टेट में ही रहोगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि RRB में देखने को मिलती है। अगर DFCCL के एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के पोस्ट के लिए पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, उसके बाद उसे क्लियर करने के बाद आपको CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, एंड उसे क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एंड यहाँ मेडिकल टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन वहीं अगर बैंक की बात की जाए, RRBs की बात की जाए, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसमें पहले आपको प्री क्लियर करना होगा, उसके बाद मेंस क्लियर करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। एंड वहीं अगर सिलेबस की बात करें तो PO के पोस्ट के लिए आपको एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, GK एंड कंप्यूटर, इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करना होगा एंड इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन वहीं अगर DFCCL के एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको GK, रीजनिंग, एप्टी, जनरल साइंस, रेलवेज एंड DFC की हिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस, इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करना होगा, इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होगा। एंड अगर देखा जाए तो जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी बैंक के एग्जाम को आपने दिया होगा, या फिर अगर आप हो सकता है 1-2 साल से उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो DFC की जो सिलेबस है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एप्टी, रीजनिंग एंड GK से ओनली 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, एंड बाकी जो 96 मार्क्स रहेगा वो इन सारे टॉपिक्स आएंगे। हिस्ट्री हो गया, मतलब DFC की हिस्ट्री, जनरल साइंस, देन इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जा रहा है। तो अगर ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे थे बैंक PO की तो आपको बैंक PO के एग्जाम पे ही फोकस करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो DFC की जो जॉब प्रोफाइल है ये कम्प्लीट डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, एंड RRB जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जॉब प्रोफाइल डिफरेंट है, सेक्टर भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन यहाँ जॉब को कंपेयर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्जाम है वो लगभग आसपास ही कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि जो एग्जाम का डेट मेंशन्ड है, उन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेट दिया है DFCCL का वो है सितंबर या अक्टूबर के मंथ में। एंड वहीं पे जो RRB PO का जो एग्जाम होगा, जो प्रीलिम्स है ये अगस्त में होगा, एंड जो मेंस है ये सितंबर में होगा, 25 सितंबर को। तो अब इसमें पता नहीं है कि DFCCL का एग्जैक्ट डेट क्या रहेगा, तो इसलिए अभी जो पहला एग्जाम होने वाला है वो RRB PO का प्रीलिम्स एग्जाम है। तो इसलिए आपको RRB PO के प्रीलिम्स को फोकस करके अभी स्टडी करना चाहिए। दोस्तों RRB PO के एग्जाम में आपका स्पीड मैटर करेगा, एंड जो DFCCL के एग्जाम है उसमें आपकी नॉलेज मैटर करेगी। तो इसलिए अगर आपका नॉलेज ज़्यादा है, ये कस्टमर रिलेशंस हुआ या फिर इकोनॉमिक्स है एंड जो मार्केटिंग सब्जेक्ट है, तो इन सब में अगर आपका नॉलेज अगर ज़्यादा होगा या ऑलरेडी आपने इन सब में से किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है तो आपके लिए DFCC बेटर रहेगा, मतलब इसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इन सब सब्जेक्ट में से आपने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है और आपको अभी तक पता नहीं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो और अगर आप ऑलरेडी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बैंक पे ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट की बात करें, मतलब अगर जब आपका एग्जाम होगा उससे आपका ज्वाइनिंग जितने मंथ्स में होगी, तो यहाँ पे DFCC में हो सकता है आपको 11 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाए। लेकिन जो RRB के एग्जाम्स होंगे, मतलब जो RRB PO में जो आपका एग्जाम डेट से लेके जो आपका सिलेक्शन होगा, वो जो टोटल ड्यूरेशन है वो लगभग 8 to 9 मंथ्स का रहता है। ये मैक्सिमम 10 मंथ्स में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसलिए वो भी आप देख सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और यहाँ डेट्स वगैरह मतलब उतना वेरी नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस डेट में एग्जाम होगा तो उसी डेट में एग्जाम होता है। और DFCCL का तो अभी तक
कंफर्म नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब उसके रिजल्ट आएंगे, फिर कब ज्वाइनिंग आएगी, ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप बैंक की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप जैसे अगर ऑलरेडी आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो आरआरबी पीओ के अलावा आरआरबी पीओ हुआ, आरआरबी क्लर्क हुआ, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, देन एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी के पोस्ट निकलते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हो तो इससे आपको बहुत सारे एग्जाम्स में फायदा होगा। अगर आपने सारे फॉर्म्स भर दिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं आप भरो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसमें आपका अलग साथ देगा और आपकी जॉब हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं आप फॉर्म में अप्लाई जरूर करो, लेकिन जो एग्जाम होता है उसमें मतलब टारगेट करके और उसके प्रिपरेशन करो। जैसे अभी जो आपका एग्जाम होगा वो अगस्त में आपका प्रीलिम्स होगा, ये आरआरबी का, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का। तो आपको कंप्लीटली अभी उसके ऊपर फोकस होके पढ़ाई करनी है। और इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि डीएफसी को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है या छोड़ देना है, उसका भी जो टॉपिक्स है उसके लिए आप हो सकता है डेली अगर 1 आवर अगर आप निकालो और थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहो तो ये आपके लिए काफी बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता है फिर तो मतलब जो आरआरबी है इसमें अगर प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता है फिर तो आप फुली फोकस्ड होके मेंस की प्रिपरेशन करो, फिर तो कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स में ही अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर आपको डीएफसी पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी और कोई एग्जाम है नहीं। दोस्तों मेरी राय में अगर आपने 2 फॉर्म्स भरे हैं तो उसमें से जो भी एग्जाम पहले है उसका आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए आपको काफी टाइम मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।